जानना चाहती हूँ कि रमल ज्योतिषी सुनने में जितना रहस्यमय लगता है तो और उतना ही मुझे लगता है कि वो अनसुना भी है। गृहस्थो व्यापितम सर्वदे जगत चराचरम, ये पूरा चराचर जगत ग्रहों से व्याप्त है। मतलब इंसान ज्योतिषी के पास जाता क्यों है? 3 कारणों से जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक जिंदगी जी है, आपने पढ़ाई की है, एक जिंदगी जी है, उस पूरे लाइफ के अंदर जो भी आपकी उम्र है, मैं उसमें सुख दुख जीवन में आए, वो आपका एक अनुभव है। वो अनुभव इंसान कैरी करता है। दूसरा, वर्तमान की उथल पुथल, मतलब पास्ट का अनुभव, वर्तमान की उथल पुथल और भविष्य की अनिश्चितता, इन 3 कारणों से इंसान ज्योतिषी के पास जाता है। मेरे दिमाग में आके क्या पिछले जन्म की भी जो चीजें होती है उनका असर पड़ता है। हमारा जो पूरा कुंडली है वो पिछले जन्मों का हिसाब है। ना तो माता पिता अनायास होते हैं, ना पति पत्नी अनायास होते हैं, ना संतान अनायास होती है, ना दोस्त अनायास होते हैं। सबका जन्म पिछले जन्मों से कुछ लेन देन होता है। तो ये अच्छे कर्मों की बात ही क्यों करें जब सब कुछ अपने आप ही होना है? तो हमने निर्णय क्या लेते हैं उस पर निर्भर करता है। हर एक की जिंदगी की कुंडली में बदलाव उनके निर्णयों के वजह से। तो 120 साल जब पूरे होंगे तो वो दशा रिपीट हो जाएगी, ऐसा नहीं। और उसमें एक जो मृत्यु भी अगर हम देखते हैं, मार्के से देखते हैं, तो वो एक तरीके से पूरा जीवन का लेखा जोखा है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उसमें बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कठिनता ये है कि वो जो ग्रंथ है या जो ज्योतिष का अध्ययन है वो एंडलेस है। नमस्कार, मैं हूँ संचिता और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट शो। आज के हमारे एपिसोड में है जयपुर के जाने माने रमलाचार्य अनुपम जौली। तो नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, जैसे कि मेरा तो ऐसे सौभाग्य है कि मैं आपसे मिले, आपसे प्रश्न उत्तर कर पा रही हूँ। तो इससे पहले कि हम हमारे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करें, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रमल ज्योतिषी सुनने में जितना रहस्यमय लगता है तो और उतना ही मुझे लगता है कि वो अनसुना भी है। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि रमल ज्योतिषी है क्या और ये कैसे किया जाता है? हाँ, आपने अच्छी बात की, अनसुना लगता है, पर ऐसी बात भी नहीं है। आज से बहुत साल पहले एक सीरियल आता था चंद्रकांता जी, और ये एक कोई देवकीनंदन खत्री हैं, उनका उपन्यास है। हालांकि एक काल्पनिक उपन्यास है पर उसमें रमल का जिक्र है, तो उसमें जादू है, सब चीज़ें हैं, पर उसमें साथ में एक पंडित जगन्नाथ की भूमिका है जो अपने पासों के जरिए अपने राजा को हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कथा कहानियों में वो चीज़ जो हमारी परंपरा की होती है वो उसको कहीं ना कहीं लेते हैं। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है। तो रमल शास्त्र क्यों आपने अनसुना आपको लग रहा है? क्योंकि एक प्राचीन इतना है कि एक समय के साथ बहुत उसकी उपयोग कम हो गया, लोग जानने वाले कम रह गए और बहुत लिमिटेड लोग करते हैं, तो इसलिए रमल आपको अनसुना लगा। पर मैं पिछले लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अनेक शिष्य देश विदेश में हैं। धीरे धीरे हम उस अनसुने को सुनने वाला बना भी रहे हैं और लोग उसको आजकल रमल से सटीक प्रश्नों के उत्तर भी ले रहे हैं। तो आपने पूछा रमल क्या है, तो रमल एक प्रश्न शास्त्र है, और प्रश्न शास्त्र का मतलब होता है कि आपके पर्टिकुलर प्रश्न का पर्टिकुलर उत्तर। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मेरे 2 नॉन्स ने, इसी वक्त की बात कर रहा हूँ, इस समय एडमिशन्स का दौर चल रहा है, बच्चे अपने 12th निकले, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये प्रॉपर समय है। तो कई बार माता पिता टेक्निकल ग्राउंड पे तो देख लेते हैं पूना का भी अच्छा है, दिल्ली का भी अच्छा है, पर इनमें जाएं कौन से उसमें। तो मुझसे उन्होंने पूछा 2-3 लोगों ने, तो उनका ये था कि हाँ, हमारे गणित के हिसाब से दोनों अच्छे हैं और बच्चे का दोनों में एडमिशन हो रहा है, हमें एक फाइनल करके दे दो। तो रमल के द्वारा दोनों का हमने गणित लगाया और जिसमें अच्छा लगा वो हमने बताया। पर आप सोच रहे हो कि उसका भविष्य क्या है, ये तो अभी वर्तमान की बात है। नहीं, पास्ट में भी हम देते रहे हैं और सफलतापूर्वक उत्तर मिलता रहा है। हालांकि बहुत छोटा सा प्रश्न है, परंतु जीवन के कई बार निर्णय नहीं ले पाते हम लोग, उसमें सटीक उत्तर मिलते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है जीवन में, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मेरी शादी कब होगी, मेरा मकान कब बनेगा। ऐसे तमाम जीवन के जितने प्रश्न हैं, मतलब आपके जीवन के जितने प्रश्न हो सकते हैं, उन सब प्रश्नों के सटीकता से उत्तर देता है रमल। और ये प्रश्न शास्त्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में दे रखा था और वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। उसको पुनर्जीवित करने का मैंने काम किया, 2 किताबें भी लिखी हैं और निरंतर 98 से पढ़ा रहा हूँ रमल शास्त्र। तो सर, तो आपकी रमल ज्योतिष में यात्रा कैसे शुरू हुई? आप में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं वैदिक ज्योतिषी भी हूँ, रमल शास्त्री भी हूँ, वास्तु शास्त्री भी हूँ। मेरे गुरु थे मोहन दत्त रावल जी, वो राज ज्योतिषी थे। उनके पास
अनगिनत ज्ञान था। और वो तंत्र मंत्र ज्योतिष इस तरह की बहुत सारे ज्ञान रखते थे। तो मैं रमल ही नहीं, मैं प्रैक्टिस में फेमस रमल में हो गया, परंतु मैं रमल के अलावा और भी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया। अब मेरा मन करता है, क्योंकि मैं 98 से निरंतर पढ़ा रहा हूँ, पूरा दिन पढ़ाने में निकल जाता है। मेरे पास एक काल हो रहा सिस्टम भी है, वो बिल्कुल वो भी अनसुना ही लगता है, पर वो बहुत पावरफुल है। मेरे गुरु पीवी के पुनेश्वर राव थे, साउथ के, हैदराबाद के, उन्होंने मुझे कालोरा सिस्टम बताया था। उसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस घड़ी का टाइम देखो और प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर दे दो। तो उसका मैंने अभी प्रयास नहीं किया, पर रमल क्योंकि सक्सेसफुल मेरा जा रहा था और मैंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बहुत जीवन उनका बदला, उनकी लाइफ में भी मतलब कमाने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज पढ़ा रहे हैं रमल, है ना, दिल्ली में लोकेश धामेजिया जी हैं, वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे अनगिनत क्षेत्रों में अलग अलग मेरे स्टूडेंट आज ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। आरती आहूजा है, वो रमल पढ़ा रही हैं। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज पढ़ा रहे हैं और लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी उनकी तरफ या मेरी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। तो एक बहुत चमत्कारिक विद्या है, इस रिजल्ट्स मिलते हैं। पर इसके अलावा कालोरा सिस्टम जैसी अनेक विद्या मैंने सीखी हैं दोनों गुरुओं के माध्यम से। मेरे दो गुरु थे, एक जो नॉर्थ इंडिया के मतलब महर्षि राजश्री मोहम्मद रावल जी, और साउथ के पीवी के पुनेश्वर राव, वो कृष्णमूर्ति पद्धति के विद्वान थे, पर उन्होंने उसके साथ साथ कालहोरा सिस्टम का एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आने वाले समय में उस पर पुस्तक और उस पर बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा जी। ये तो जैसा कि आपने रमल ज्योतिष के बारे में बताया कि आपके इंटरेस्ट से कैसे जागा, आप कैसे से करते हैं, बट ये वैदिक और जो पारंपरिक ज्योतिष है उससे कैसे अलग है? अलग है। एक्चुअल में जो पारंपरिक या वैदिक ज्योतिष है, पारंपरिक का मतलब जो परंपरा से चलता आ रहा, और वैदिक का मतलब जो वेदों से हो। तो मतलब ज्योतिष को वेदों का नेत्रक है ना, वेद नाम नेत्रा बोलते हैं ना हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5000 साल पहले का जो ग्रंथ है पाराशर मुनि का, ये पाराशर मुनि कौन है? 5000 क्यों बोल दिया मैंने? 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है। कारण ये है कि महाभारत का काल अप्रोक्सीमेटली 5000 समथिंग है, और महाभारत में वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, उनके पिता हैं ये पाराशर जी, और उन्होंने मतलब ये अपना मतलब वैदिक ज्योतिष का एक उनका ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र। और कलयुग में लोग बाग उसकी छोटी सी एक पुस्तिका है लघु पराशरी, जो उसका छोटा सा रूप है, उसको पढ़कर ज्योतिषी बन रहे हैं लोग बाग। तो ये बहुत बृहद शास्त्र है। तो ये जो शास्त्र है, इसमें आपके आसमान के नक्षत्र, तारे, जन्म के समय, जन्म का तारीख, स्थान और समय से, समय का मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और मतलब स्थान का मतलब, और समय मतलब 24 घंटे में 12 लग्न बदल जाते हैं। तो जिस समय पे किस डिग्री पे लग्न हुआ, तो वो जो गणित होती है उससे 120 साल की दशा निकल जाती है। मतलब आपका जब जन्म हुआ उस क्षण से आपके 120 साल निर्धारित हो गए। ईश्वर करे आपको 120 साल से ज़्यादा जियो आप, तो 120 साल जब पूरे होंगे तो वो दशा रिपीट हो जाएगी। ऐसा नहीं, और उसमें एक जो मृत्यु भी अगर हम देखते हैं मार्के से देखते हैं, तो वो एक तरीके से पूरा जीवन का लेखा जोखा है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसमें बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कठिनता ये है कि वो जो ग्रंथ है या जो ज्योतिष का अध्ययन है वो एंडलेस है। मतलब ये जन्म छोटा है उसको समझने के लिए। हम वैदिक पे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ उस बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत अच्छा वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, और वो अपने आप में संपूर्ण है पारंपरिक। परंतु कभी कभी अटकाव आता है, जैसे पुराने लोगों की कुंडली का टाइम एक्यूरेट नहीं था, कईयों को डेट भी नहीं पता। ऐसे लोगों के लिए रमल बहुत सटीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि पूना में और दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, अब किस में लें, ये मैं बात कर रहा हूँ। मेरे जस्ट एक बचपन के दोस्त के बेटे का अभी एडमिशन था, उसने मुझसे पूछवाया था। इसी जयपुर के एक मेरे बहुत ही मतलब सम्रांत एक महिला जो मुझसे मतलब कुंडली दिखाती, उनकी बेटी के अभी एडमिशन थे। 4 जगह थे, चारों को मैंने उत्तर दिया अपनी गणित करके, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है रमल के द्वारा। तो ये अभी वर्तमान में ये सब कुछ चल रहा था। तो जब हमारा कन्फ्यूज़न होता है, जन्म पत्रिका में अच्छा समय, तभी उस बच्चे का एडमिशन हुआ अच्छे कॉलेजेस में, है ना। अब वैदिक ज्योतिष में हम लोग जो उसके आधार पर भी बताते हैं, उसके आधार पर हमें 2 संकेत मिलते हैं जो पारंपरिक ज्योतिष है, कि इस व्यक्ति के लिए दिशा कौन सी अच्छी है। अगर व्यक्ति का जयपुर में जन्म है और जयपुर में रह रहा है, और अगर वो दिल्ली जा रहा है या पूना जा रहा है, तो वो उसके जन्मस्थल से एक दिशा हो गई। तो जो उसकी शुभ दिशा, हम उसका कॉलेज बता सकते हैं। दूसरा हम बता सकते हैं कि
जैसे पूना है शहर या कॉलेज का नाम है, उसकी राशि से मैच करता नहीं करता, तो वो एक लिमिटेशंस है। परंतु रमल में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। आज अगर मान लीजिए राशि से मैच नहीं कर रहा, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो कॉलेज की डिग्री लेने वाले का जो करियर है वो शानदार होता हो, तो फिर हम क्या करें? अगर मान लीजिए मैं जयपुर में रह रहा हूँ, जयपुर में राशि मैच नहीं कर रही, तो ऐसे में हम लोग ये तो कर सकते हैं, चलो जयपुर का हम मालीनगर, वैशाली, इन सब की राशि बदल जाएगी, पर ये एक झंझट है। परंतु रमल के अंदर सटीक उत्तर है कि हाँ ये कॉलेज इसके लिए लाभकारी है, कम लाभकारी है, ज़्यादा लाभकारी है, तो उसका सटीक उत्तर मिल जाते हैं। तो कभी कभी जीवन के कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें ज्योतिष इतना ही उत्तर देता है कि समय खराब है, समय अच्छा है, पर पिन पॉइंट तक पहुंचने के लिए रमल का हम सहारा लेते हैं, और रमल उन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे देता है बिना किसी संदेह के। ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। कभी क्या होता है कि कई बार बोलते हैं इस ज्योतिषी से पूछा है तो सब गलत निकला, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। हो सकता है वो ज्योतिषी गलत ना हो, है ना, परंतु सही जगह तक ना पहुंच पाया हो। एक दिल्ली के बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, अब तो नहीं रहे, मेरा उनसे मिलना जुलना था कभी, और वो अच्छे गुरु भी रहे हैं ज्योतिष के, हालांकि मैंने उनसे नहीं सीखा। उनका नाम था महेंद्रनाथ केदार, MN केदार। तो वो बड़े उन्होंने एक किताब का प्रीफेस में बड़ी प्यारी चीज़ लिखी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और 84 लाख एक दरवाजे हैं, और वो एक मतलब उसके सामने से एक एक दरवाजा निकल रहा है, जैसे होता है ना रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की तरह, वो घूम रहा है, और वो हर सारे दरवाजे बंद हैं, उनमें से एक दरवाजा मुक्ति का है। 84 लाख क्यों? 84 लाख योनियां है हमारी। और वो हाथ लगा के देखता है कि खुला दरवाजा चाहिए मुझे, जैसे खुला दरवाजा होगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे खुला दरवाजा आता है उसके सिर में खुजली हो जाती है और वो निकल जाता है, 84 लाख में फंस जाता है। तो उनका ज्योतिष में एक ऐसा है कि कभी कभार हम सही द्वार से नहीं एंटर करें तो हम मतलब ज्योतिषी भी भ्रमित हो जाता है और सही उत्तर नहीं दे पाता। रमल शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो बिल्कुल सरल गणित के द्वारा सटीक उत्तर तक पहुंचा देती है। तो इसलिए इस पारंपरिक भी बहुत वृद्ध और बहुत बड़ा शास्त्र है, उसको हम किसी प्रकार से मतलब कम आंक ही नहीं सकते। मतलब उसमें तो मैं कह रहा हूँ ये जन्म भी छोटा है, पर ये एक तरह से रमल शास्त्र जो है एक शॉर्टकट विद्या है जिसके अंदर हम सटीक उत्तर इंस्टेंट दे सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि इसमें एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरे के लिए तिबारा मेहनत करनी पड़ेगी। जो जन्म पत्रिका के अंदर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही कुंडली से सारे उत्तर दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, लेकिन ये जो रमल ज्योतिषी इसकी आध्यात्मिक या ऐतिहासिक मूल क्या है इसका? ये इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई? देखिए आपने 3 प्रश्न किए, तीनों का उत्तर देता हूँ। पहला तो आध्यात्मिक मूल था, दूसरा भारत, तीसरा क्या था शायद ये कि इसकी ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भारत तीनों जुड़े हुए प्रश्न हैं। कारण ये है कि हमारे देवों में देव महादेव को आदि देव, आदि योगी, आदि गुरु का है। आदि का मतलब होता है प्रथम, है ना, और वो असुरों और देवताओं दोनों के पूजनीय। मतलब उनको राम भी पूजा कर रहे हैं तो शिव भी, वो रावण भी पूजा कर रहे हैं, आप हैरान होंगे। तो वो सब जगह मतलब अवस्थित है। और भगवान शिव क्योंकि तंत्र शास्त्र में भी उनको सर्वोपरि रखा गया और हर प्रकार के ज्ञान से उनकी शुरुआत होती है, तो ये जो शास्त्र है वो भगवान शिव से निकला है। तो भारत में इसकी प्रासंगिकता भगवान शिव की है, तो इसलिए सबसे एक्सेप्टेबल है। भगवान शिव से कई तंत्र ग्रंथ हैं। प्रश्नों के सरल उत्तर देने की कला का और ऐसा रूप है जो भगवान शिव से निकला, और वो मेरे ख्याल से जीवन जीने की कला है। वो आपने अध्यात्म बोला, उसमें तो ईश्वर भी प्राप्ति है, हालांकि वो रमल नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, वो है स्वर विज्ञान। वो भगवान शिव ने पार्वती को दिया, उनका ग्रंथ है शिव सरोदय। और पहले थोड़ा सा उसका बताता हूँ फिर रमल पे आ जाता हूँ। शिव सरोदय का मतलब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, उन नाड़ियों में भी 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, और उसमें भी अति प्रमुख 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना। आप रोज सांस लेते हो तो सांस में जो राइट है वो पिंगला है, लेफ्ट ईड़ा है, जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं तो सुषुप्ना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उसका पूरा अनुसंधान है, उसमें कहीं ना कहीं ध्यान की प्रक्रिया है, सोहम और इस प्रकार के ध्यान है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो ज्ञान है भगवान शिव का, इससे भी सटीक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें 5 तत्वों का गणित है, पर यह साधना का विषय है। पर रमल
कम साधना में ज़्यादा हासिल दे रहा है, क्योंकि जो स्वर शास्त्र है उसमें तत्वों के ज्ञान के लिए एक अच्छी साधना है, निरंतर साधना है। रमल के अंदर क्या होता है कि आपके पासे होते हैं अष्ट धातु के, और ये अष्ट धातु के पासे ऐसे नहीं कभी भी कोई भी बनवा दे, ऐसे नहीं बनते, वो काम भी नहीं करते। अष्ट धातु के पासे साल में सिर्फ एक ही दिन बनते हैं, वो है 21 मार्च। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि सर्दियों में रातें लंबी, दिन छोटे, गर्मियों में दिन लंबे, रातें छोटी। तो गर्मी सर्दी का डिवाइडेशन उससे हो जाता है, पर साल में 2 दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, मार्च और सितंबर में आते हैं वो दिन। तो 21 मार्च दिन और रात बराबर होता है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार, जिसे सायन ज्योतिष कहते हैं, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तो मेष जो हमारी 12 राशियों की पहली राशि है, उसका प्रवेश का दिन है वेस्टर्न सिस्टम से, जो एस्ट्रोनॉमी का सिस्टम है, और दिन और रात बराबर होते हैं। उस दिन इन पासों का निर्माण होता है, तो वो दिन विशेष है। फिर उसके बाद उन पासों की सिद्धि होती है, और सिद्धि का मंत्र भी बहुत विशेष है। उसमें 2 शक्तियों का जिक्र आता है, मातंगनी देवी और कुष्मांडा देवी। अब ये 2 देवियाँ भी बड़ी चमत्कारिक हैं। आपने देखा होगा कि जो नवरात्रे हैं उसमें मतलब ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धिदात्री तक आपकी शैलपुत्री और ये जो आते हैं, ये 9 देवियाँ, प्रत्येक दिन की अलग अलग देवियाँ। तो जो आपका मतलब 5वां दिन होता है उसमें कुष्मांडा आती है। ये तो हो गई नवरात्रि की देवी। जो मातंगनी है वो तंत्र शास्त्र का जो सबसे, जिसे महातंत्र कह लो या 10 महाविद्या कह लो, मतलब शक्ति के 10 रूप, उनमें से एक रूप है मातंगनी। इसमें बगलामुखी, काली, छिन्नमस्तका, कमला, ऐसे 10 रूप है, धूमावती, ऐसे 10 रूप हैं। उन 10 रूपों में एक रूप जो है मातंगनी है। और वो मातंगनी रूप भी बड़ी मजेदार है, क्योंकि कुछ देवी के रूप से थोड़ा भय भी लगता है, जैसे धूमावती है उनसे भय लगता है, काली से भय लगता है, छिन्नमस्तका से भय लगता है, पर भय एक आम इंसान को लगता है, साधक को नहीं। साधक उनको माँ के रूप में, माँ सब कुछ देती है। तो जो लोग पर उनकी पूजा पद्धति के नियम सख्त हैं। अगर आप मतलब उनकी गलती का नुकसान भी है, क्योंकि मतलब वहाँ पर थोड़ा सा अस्वीकार्य है। पर मातंगनी देवी गृहस्थों के लिए बड़ी अच्छी है, मतलब ठीक है, गृहस्थों के लिए वो आशीर्वाद देती हैं, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। तो इन पासों की सिद्धि में मातंगनी देवी और कमला देवी, सॉरी कुष्मांडा देवी, इन दोनों के रोल से एक ऐसा मंत्र बनता है जो वाणी सिद्धि का या वाक सिद्धि का होता है। मुंह से निकली बातें सच होती हैं पासों के द्वारा। तो एक बड़ा एक आध्यात्मिक विषय ये है कि इसमें साधना है, और इसमें साधना है, और साधना धीरे धीरे आपको एक आध्यात्मिक लेवल पे पहुंचाती है। उत्तर भी आध्यात्मिक तल की वजह से मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाते। ये तो है कि जब रमल ज्योतिष जो विद्या है, उससे किन प्रश्नों का उत्तर मिल सकते हैं? जैसे भविष्य की बातें आपने जैसे बताया कि कॉलेज कौन से मिलने, कौन से के लिए जाने चाहिए, तो ऐसे ही और कौन से प्रश्नों का उत्तर देता है रमल ज्योतिष? देखो, जो ईमानदारी के प्रश्न होते हैं वो सारे उत्तर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति शादीशुदा है और ज्योतिषी का मजाक उड़ाने के लिए पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, तो इसका वो झूठा प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पे रमल या तो खारिज कर देता है उस प्रश्न को, या उसका उत्तर गलत ही आता है। तो प्रश्न कोई सा भी हो, पूछने वाला ईमानदार होना चाहिए और उत्तर देने वाला भी मतलब उसकी थोड़ी साधना होनी चाहिए। निश्चित सत्य उत्तर मिलता है तो जीवन का कोई भी अंग हो सकता है। हमारे देखो, इंसान ज्योतिषी के पास जाता क्यों है? 3 कारणों से जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ज़िंदगी जी है, आपने पढ़ाई की है, एक ज़िंदगी जी है, उस पूरी लाइफ के अंदर जो भी आपकी उम्र है, मैं उम्र नहीं पूछ रहा, पर जो भी आपकी उम्र है उसमें सुख दुख जीवन में आए, वो आपका एक अनुभव है। वो अनुभव इंसान कैरी करता है। दूसरा, वर्तमान की उथल पुथल, मतलब पास्ट का अनुभव, वर्तमान की उथल पुथल और भविष्य की अनिश्चितता। इन 3 कारणों से इंसान ज्योतिषी के पास जाता है। और जहाँ तक रमल का सवाल है, तो इन तीनों में से कोई भी प्रश्न होगा वो उत्तर देगा। ठीक है ना? क्या मेरा मकान बन जाएगा, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, मुझे आजकल जैसे अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, सारे प्रश्न, जितना ज़िंदगी के प्रश्न हो सकते हैं, सबके उत्तर देगा। परंतु चालाकी भरे और मतलब दुष्टता से भरे प्रश्नों के उत्तर रमल खारिज कर देता है, और वो रमल में संकेत ही मिल जाता है कि इसका उत्तर ही मत दो। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात है कि अगर व्यक्ति की सचमुच की समस्या है, ईमानदारी से उसके पास समस्या है, उत्तर देने वाला भी मतलब तनाव में नहीं है। जैसे मैं रमल शास्त्री हूँ
और मैं इस समय मान लीजिए मेरे परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में है और मैं तनाव में हूँ और मैं समय नहीं दे सकता, फिर आप जिद कर रहे हो कि मेरे को उत्तर चाहिए और मैं उस अवस्था में बैठा हूँ, तब भी कभी कभार इसमें फ्लक्चुएशन आता है। तो देने वाला अपनी स्वस्थ अवस्था में हो, सही अवस्था, मानसिक स्वस्थ अवस्था में हो, पूछने वाला ईमानदार हो, तो उसके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जी। अब जैसे हम देख रहे हैं युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ रही है, अब सारी चीज़ें थोड़ी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। तो आज के डिजिटल युग में रमल ज्योतिषी की प्रासंगिकता कितनी है? आपको हैरानी होगी, जो आज बताने जा रहा हूँ दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत बात होगी। आज जो पूरा डिजिटल युग चल रहा है, उसकी लैंग्वेज जानते हो आप क्या है? वो है बाइनरी। मतलब वो 0-1 पे काम करता है। पूरा कंप्यूटर और कंप्यूटर की पूरी गणित बाइनरी पे काम करती है। आप हैरान हो गए, रमल इस सृष्टि का पहला शास्त्र है जो बाइनरी पे काम करता है। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि रमल, जैसे मैंने कहा कि आपने पारंपरिक ज्योतिष की बात की थी, तो उसमें मैंने कहा कि उस वक्त के आसमान के ग्रहों का नक्शा आपकी जन्म पत्रिका है, पर रमल में तो आपको उनकी गणित करने की जरूरत ही नहीं है। रमल में आप जमीन पे उंगली के द्वारा रमल कर सकते हो, इतना सरल है। तो यहाँ पर अगर आप पूछते हो डिजिटल में, तो यहाँ पर एक इसके शक्लें होती हैं रमल की, जो पासों में क्या होता है, डॉट्स होते हैं सिर्फ। तो उन डॉट्स के द्वारा या तो लाइन बनेगी या डॉट रह जाएगा। तो डॉट और लाइन की विद्या है रमल। तो वो फर्स्ट डिजिटल विद्या संसार की, ज्योतिष बताने की, वो रमल है। इसलिए मैंने कहा कि सटीक उत्तर यस और नो। आपका कंप्यूटर ये नहीं कहता शायद ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर आपने 2+2 अपने कैलकुलेटर पे लिखा तो 4 ही आएगा ना। वो कह सकता है 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरह की बात नहीं करता। रमल बिल्कुल वैसे ही डिजिटल है। मतलब उसमें आपके डॉट और लाइन के चित्र होते हैं और वो उसको बोलते हैं हम लोग शक्ल बोलते हैं, और शक्ल के रिजल्ट्स होते हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एक शक्ल है डॉट लाइन लाइन लाइन। इसको हम मतलब अगर अरबिक भाषा में लयान बोलते हैं, वैसे हिंदी में वाग्मी बोलते हैं। ये बृहस्पति का एक शक्ल है और बहुत शुभ शक्ल है। अब इसके अपने रिजल्ट्स हैं, ये व्यक्ति ऐसा होगा वैसा होगा, पूरे डिटेल्ड रिजल्ट्स हैं उसमें। तो ऐसी हर शक्ल का एक अपना एक महत्व और एक क्वालिटी है। और जब हम रिजल्ट देते हैं तो बिल्कुल बाइनरी की तरह आपको यस और नो में उत्तर निकल आता है। तो विश्व का पहला डिजिटल अगर कोई विद्या होगी तो रमल होगी। हाँ, आप जो पूछना चाह रहे थे, क्या हम इसको कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे भाई ने इसका बहुत ही सफल इसका सॉफ्टवेयर बनाया है और वो उत्तर देता है। पर फिर भी मेरा मानना यह है कि जो मतलब एक दैवज्ञ, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है, वो जो उत्तर देगा और जो कंप्यूटर देगा उसमें अंतर होगा। वो बिल्कुल उसकी गणित तो उसने पकड़ ली कि हमने क्लिक किया, प्रश्न करते ही उसने अपनी तरफ से पासे भी एट रैंडम डाल दिए और उस पर उसने पूरी गणित भी कर दी जो विद्या ग्रंथों में लिखी है, और उसके उत्तर के पिन पॉइंट तक पहुंच भी गया और उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं लगा। परंतु व्यक्ति और उसमें मशीन में अंतर है। अंतर ये है कि मैंने जैसे बोला कि इसके अंदर पासों की सिद्धि है, इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद है, ये आध्यात्मिक भी है और ये आपकी साधना और सिद्धि भी है। तो वो कंप्यूटर से मेरे भाई ने तो बना दिया और मेरे ख्याल से और भी अब धीरे धीरे उसकी नकल मेरे से एक सॉफ्टवेयर वाले मुझसे कुछ सीख कर भी गए थे और उन्होंने शायद कुछ बनाया भी है एंड्रॉयड में। ऐसे भिन्न भिन्न मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, पर फिर भी ज्योतिषी की भूमिका उससे अलग नहीं हो सकती, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो हमारा अपना तब्बल इसमें काम करता है। मशीन हो सकता है कि कभी उत्तर सही दे जाए, कभी गलत दे जाए, पर दैवज्ञ के उत्तर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सही जाते हैं। कह भी सकते हैं मशीनें भी तो ये हम इंसानों ने ही बनाई है, निश्चित रूप से, तो जिसे बहुत अच्छे से ज्ञान हो फिर भी वो मशीन उतना अच्छा नहीं कर सकता। ये तो अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार रमल ज्योतिषी क्या मतलब ये कला है, विज्ञान है या कोई आध्यात्मिक साधना है? कला भी है, विज्ञान भी है, आध्यात्मिक साधना भी है। कला, विज्ञान, आध्यात्मिक साधना में अगर हम देखें तो अगर हम एक विधि से बने पासे हैं, वो एक सुनार बनाता है, फिर उसके बाद लोहे की छड़ में उनको रखा जाता है। उसके बाद विज्ञान ये है कि उत्तर, विज्ञान का मतलब होता है कि वो परीक्षण करता है
और परीक्षण में जो सफलता होती है उसको हम विज्ञान कहते हैं, कि हमने बार बार ऐसा किया तो ये ऐसा हुआ और ये इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उत्तर सही आ रहे हैं तो उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, पर हम जबरदस्ती विज्ञान को जोड़ देते हैं। ये मतलब एक पराविज्ञान है ना, ये आपका मतलब ये पंखे लाइट वाला विज्ञान नहीं है ना, पराविज्ञान है। इसमें इंसान का आध्यात्मिक बल भी है, पर इसको अध्यात्म से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला कि मशीन उसका मशीनें में बन गए हैं सॉफ्टवेयर, मेरे भाई ने तक ने बना दिया, पर उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो कुल मिलाकर बात है कि ज्योतिष कला में कला के साथ साथ मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान का मतलब एक अच्छा काउंसलर ज्योतिष का अगर अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो वो किसी को निराश नहीं करता। मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है और उसमें उत्तर आ रहा है नो, निश्चित रूप से नो भी आएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। और नो को अगर आपने सीधा ब्लंटली कह दिया आपका काम नहीं हो रहा तो आपका जीवन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो रमल में जो रेमेडी सेक्शन है वो ग्रहों की रेमेडीज है। तो हम ग्रहों की रेमेडीज देकर भी उसको एक आत्मिक सहारा तो देते हैं, मानसिक सहारा दे देते हैं कि भैया रिजल्ट तो तुम्हारे फेवर में नहीं है, पर आप इस देवता की उपासना करें, इस मंत्र का जाप करें या इस प्रकार से कुछ करें तो शायद आपकी असफलता सफलता में हो जाए। तो ये भी एक सहारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से एक ज्योतिषी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए तब उसके लिए, क्योंकि ये एक सिस्टम है तो कला है। दूसरा, उत्तर सही निकल रहे हैं तो इसको विज्ञान की श्रेणी में ले सकते हो, परंतु आपका वो मतलब फिर मैं कहूँगा मशीनों वाला विज्ञान नहीं है, ठीक है ना। मशीनों वाला विज्ञान तो आपको कंप्यूटर में इसको बना दिया सॉफ्टवेयर के रूप में। तीसरा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले भी बोला। जी लिए तो जैसे क्या ग्रह नक्षत्र जो होता है उनकी जो ऊर्जा होती है तो वो इंसानी जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं? जैसा कि होता है कि ऐसा कहते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि जो ट्विंस भी होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी भी किस्म भले वो उनके पैदा होने का समय में बहुत ही कम अंतराल होता है, मगर फिर भी उनकी कुंडली कई बार बहुत अलग हो जाती है एक दूसरे से। तो इन सारी चीज़ों का मेल कैसे होता है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं? देखिए, एक होता है हमारा स्वनिर्णय और एक होता है ग्रहों का हम पर प्रभाव। तो जो आपने कहा कि ग्रहों का प्रभाव हम पर कैसे होता है और दो ट्विंस में इसको किस तरह से देखते हैं, दोनों का उत्तर देता हूँ। पहली बात तो कि ग्रहों का प्रभाव, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, हो सकता है कि कंपनियां अलग अलग हो पर सिम भी अलग अलग हो सकती है, और सिम एक कंपनी का भी हो सकता है, और कई सारे मोबाइल नेटवर्क हैं। तो यहाँ पर आपका अलग नेटवर्क है, मेरा अलग नेटवर्क है, आपका अलग नंबर है, मेरा अलग नंबर है, परंतु इस समय अगर मेरा मोबाइल बज रहा है या आपका मोबाइल बज रहा है तो इसका मतलब हर मतलब मोबाइल जो भी अलग अलग कंपनियां उनकी तरंगे यहाँ मौजूद है, नहीं तो वो नहीं बजता। तरंगे मौजूद हैं और वो आपके नंबर डायल कहीं भी विश्व में हुआ तो आप ही का बजा, और कहीं भी विश्व में मेरा नंबर डायल हुआ तो मेरा बजा। तो इसका मतलब ये है कि जो तरंगे जो हैं, ग्रहों की तरंगे सब जगह अवेलेबल है, पर आपकी कुंडली अलग है, मेरी कुंडली अलग है। वो हमारी सिम है, मेरी कुंडली मेरी सिम है, आपकी कुंडली आपकी सिम कार्ड है, और नेटवर्क सबका है। तो 9 के 9 ग्रहों का नेटवर्क है, और वो नेटवर्क आप पे अलग प्रभाव दे रहा है, मेरे अलग प्रभाव दे रहा है, क्योंकि हम दोनों का जन्म पत्रिका अलग अलग है। इसको पाइथागोरस का नाम सुना है आपने? पाइथागोरस प्रमेय, और ये एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट। तो पाइथागोरस ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका जब आपका जन्म होता है, जिस क्षण पर आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, आप माँ के गर्भ से निकलते हो, तो जो षष्ठी के जो ग्रह हैं उस क्षण की स्थिति को जन्म कुंडली कहते हैं। तो पाइथागोरस कहता है कि पूरा जीवन, क्योंकि वो ग्रह आपके लिए रुकते थोड़ा ना, सूर्य बिना तनख्वाह लिए रोज मतलब सुबह सुबह आता ही है ना, शाम को अस्त होता है। हालांकि साइंटिफिक वे में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य वही है, पर हम मतलब हम कहते हैं सूर्य उग गया, अस्त हो गया, जो हमें दिख रहा है दिन में हमारे सिर के ऊपर है। तो जो मतलब दृश्य ज्योतिष कह देते हैं, जो हमें दिख रहा है वो सत्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारे ग्रह अपने काम कर रहे हैं, वहाँ रुक तो नहीं गए आपके जन्म के साथ, तो ग्रह घूम रहे हैं। तो जन्म के वक्त और आज के टाइम पे उन ग्रहों की स्थिति अलग अलग होगी। तो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, कि कई ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको गेहूं का आटा सूट नहीं करता, वो कुछ और लेते हैं, ग्लूटेन फ्री लेते हैं, कुछ करते हैं। तो हमारा कुछ शरीर के कंस्ट्रक्शन की जो गणित है, जो हमारे हम डेवलप हो रहे हैं कुंडली के अनुसार, उसका किसी ग्रह से मेल है, किसी ग्रह से मेल नहीं है, तो वो वैसे ही चल रहा होता है। तो जब आसमान में ग्रह बदलते हैं तो उनके साथ आपकी जब मैचिंग हो जाती है,
वो दशा के रूप में और गोचर के रूप में। गोचर होता है ग्रहों का चलना, और दशा मैंने कहा कि 120 साल की फिक्स हो जाती है। उस रूप में जब वो मैचिंग करते हैं आपके साथ, अब मैचिंग अगर आपके मनी वाले एरिया में कर रहे हैं तो पैसा आएगा, अगर वो आपके विवाह के एरिया में कर रहे हैं तो वैवाहिक सुख होगा, संतान के एरिया में करें संतान सुख, जमीन मकान के एरिया में जमीन मकान, नौकरी के एरिया में नौकरी। तो जो कुंडली में 12 भाव है, 12 भाव में पूरा जीवन समाहित है, उसमें जहाँ मैचिंग हो रही है वहाँ जिन ग्रहों के द्वारा जब जब तो आपको तरक्की मिल रही है, उन्नति मिल रही है, खुश हो रहे हो आप। जहाँ मिसमैचिंग हो रहा है वहाँ आप दुखी हो रहे हो, उधार चढ़ रहे हैं, पैसे का नुकसान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, आप बीमार पड़ रहे हो। तो ये मैचिंग मिसमैचिंग चलती रहती है। उस विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं, जिसको हम लोग चेक करते हैं। तो अब ये असर कैसे पड़ता है छोटा सा बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आपके समुद्र के अंदर कछुए होते हैं जी। और चंद्रमा रोज हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, रोज तिथियां बदलती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया। सूर्य और चंद्रमा जब 0 डिग्री एक साथ होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते, ये सूर्य है चंद्रमा, ये डिग्री से अंतर होता है, तो 0 डिग्री पर होते हैं तो अमावस्या होती है। जब ये बिल्कुल आमने सामने, यहाँ से ये चंद्रमा यहाँ पहुंच गया तो ये पूर्णिमा हो गई, फिर पूर्णिमा से ये कृष्ण पक्ष हो गया अमावस्या, फिर ये शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। तो ये चलते रहते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन पर इसका असर पड़ता है। हमारे पृथ्वी पर 75% जल है, समुद्र है, उसमें नमक है और पानी है, और हमारे शरीर में भी नमक पानी का 75, मतलब नमक बहुत कम मात्रा में, पर पानी 75 हमारे शरीर में पानी है। समुद्र में चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, हमारे जीवन में भी उसका असर पड़ता है, मन पर असर पड़ता है उसका। तो ये जो कछुओं की कहानी बता रहा हूँ, कछुओं का जो लाइफ साइकिल होता है तो वो एक बड़े सिस्टम से होता है। मतलब ये चमत्कार है, मतलब वैज्ञानिक को भी जानते हैं, हम तो पंचांग से बताते हैं आज तिथि क्या है, आज एकादशी, आज द्वितीय है, तृतीय है, पर उनके पास कोई पंचांग नहीं है। समुद्र में है वो, समुद्र अनंत है, उसमें भी वो चंद्रमा की कला के हिसाब से इस गणित से मतलब कछुआ और कछवी, मतलब पति पत्नी, इस प्रकार से अपने जीवन को बढ़ाते हैं कि जब अंडे देने का समय आता है उस समय हर बार पूर्णिमा का आसपास का समय होता है, ये फिक्स है उनका। और पूर्णिमा के आसपास होता है तो हाई टाइड होता है, समुद्र की लहरें समुद्र तल से बहुत आगे तक जाती हैं और कछुई उनके साथ आगे तक पहुंच जाती है, और वहाँ थोड़ा आगे बढ़कर रेत में अपने चारों पैरों से गड्ढा खोदती है, और जब गड्ढा खुद जाता है पूरा तब वो अंडे देने में सक्षम होती है, अंडे देती है। और वो मतलब वो समय होता है उनके मैच्योरिटी का, और जब अंडे दे देती है तो उस रेत को पूरा भर देती है, मतलब गड्ढे को भर देती है और समुद्र में आ जाती है। ठीक 1 महीने बाद उन अंडों में से बच्चे निकलने का समय होता है, फिर हाई टाइड होता है, समुद्र से बहुत दूर तक लहरें आती हैं, वो बच्चे उस रेत में से निकलते हैं और समुद्र में आ जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने बंद पूल, मतलब बंद कमरे जहाँ चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच रही, वहाँ भी उन्होंने ये परीक्षण किया, मतलब कछुओं को वहाँ पाला, वहाँ भी यही नियम चल रहा था। तो इसका मतलब चंद्रमा की कोई ना कोई टचिंग तो है कछुओं की। ऐसे मेरे पास 1000 एग्जाम्पल है। इंसान छोड़ो, पेड़ों पे इनका असर होता है। पेड़ों के जो तने होते हैं उनको जब आप काटते हो ट्री रिंग्स बनती हैं, ट्री रिंग से आपको पता लग जाता है कि कितना जिया होगा, मतलब उसका ईयर पता लग जाता है कि कितने साल ये पेड़ जिया है। हर 11 साल बाद मतलब आपके जो आपका सूर्य है उसमें विस्फोट होते हैं, गैसेज हैं, आग के विस्फोट होते हैं, हर 11 साल में ट्री रिंग मोटी बनती है। तो ऐसे करके जीव जंतु, हर प्राणी और हम पर, सब पर इन ग्रहों का असर होता है। पर क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसको हम जन्म पत्रिका कहते हैं, वो असर लोगों के अलग अलग होता है। तो अब मान लीजिए 2 ट्विंस है, मैं तो कह रहा हूँ कुंडली नहीं बदली, किनारी कुंडली नहीं है पूरा। अगर किनारी कुंडली होती या आधा मिनट या कुछ सेकंड या कुछ में पूरी बदल सकती है, जीवन ही बदल सकता है, पर हम मानते हैं नहीं बदला। 4 मिनट का अंतर था, 2 घंटे एक लग्न रहता है अप्रोक्सीमेटली, तो दोनों का सेम लग्न है, सेम कुंडली है, 4 मिनट का अंतर है, तो चंद्रमा के कुछ डिग्री का अंतर आएगा, उससे कुछ दशाओं में 10-12 दिन का अंतर आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मुख्य ग्रह वही रहेंगे। और हम जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए वो दोनों भाई ट्विंस यहाँ बैठे हैं हमारे इस ऑफिस के कुर्सियों पर, ठीक है। और तभी कोई व्यक्ति अंदर आता है और वो कहता है कि रक्तदान महादान, और हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। जो लोग वॉलंटरी, क्योंकि हम जबरदस्ती तो करते नहीं, जिसको अच्छा लगे कि मेरे को ये करना है दान, वो आ सकता है। और हम इमेजिन कर रहे हैं कि ज्योतिष में क्या होता है, मतलब गृहस्थु व्यापितम सर्वदे जगत चराचरम, जी पूरा चराचर जगत ग्रहों से व्याप्त है। आप और मैं बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात हो रही है, बृहस्पति ऑपरेट हो रहा है, इस चैनल के माध्यम से अनेक लोगों तक पहुंचेगा, बुध ऑपरेट हो रहा है
है ना, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, आपने ब्लू कलर की ये पहनी है, मतलब नील शनि का रंग है, ब्लैक और ब्लू शनि का रंग है, लाल रंग आपके सूर्य का रंग है, मंगल का रंग है, पीला रंग बृहस्पति का रंग है, ये बृहस्पति का रंग पहन रखा है। तो हमारी हर चीज में जो एक्ट कर रहे हैं, माता पिता सब ग्रहों से जुड़े हुए, माँ चंद्रमा है, पिता सूर्य है, मंगल भाई है, बृहस्पति संतान है, स्त्रियों में पति का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, शुक्र मतलब ये शनि नौकरों का कारक है। मतलब ऐसे करके हम देखें तो हर चीज ग्रहों से कनेक्टेड है। मंगल रक्त का कारक है, बृहस्पति मोटापे का कारक है ना, शनि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का कारक है, सूर्य आंखों की रोशनी है, हार्ट डाइजेशन हड्डियों का कारक है, विटामिन डी सूर्य से मिलता है। इस प्रकार से पूरा विज्ञान है जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं छूटेगी जो ग्रहों से कनेक्टेड नहीं होगी। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए मंगल इज ए बैड प्लैनेट, उनके हॉरोस्कोप में बुरा ग्रह है। अब जब बुरा ग्रह है तो क्या करें, और वो दशा चल रही है तो इसका मतलब कोई हानि हो सकती है, तो हानि हो सकती है। और रक्त मंगल का कारक है और ब्लड डोनेशन की एक बात आई तो एक भाई ने कहा मैं जरूर करूंगा ब्लड डोनेशन, दूसरे भाई ने कुतर्क किया क्योंकि हमारे निर्णय हमारे अपने हैं, ज्योतिष के साथ साथ निर्णय भी चलते हैं, तो निर्णय ही सब कुछ है। एक व्यक्ति कुछ और हो जाता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और हो जाता है। निर्णय क्षमता ही असली क्षमता है, नहीं तो हम सत्संग में भी क्यों जाएं, हम अच्छे कर्म की बात ही क्यों करें जब सब कुछ अपने आप ही होना है। तो हमने निर्णय क्या लेते हैं उस पर निर्भर करता है। हर एक की जिंदगी की कुंडली में बदलाव उनके निर्णयों की वजह से आता है। तो एक ने कहा मैं रक्तदान करूंगा, उसे अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता पर उस पर वॉलंटरी का मैं दूंगा। दूसरे ने कहा कि ये वेस्ट जाता है, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, जब अपने जरूरत पड़ेगी कोई नहीं देगा, इस तरह के उसने कुतर्क किए। अब उसने जिसने रक्तदान किया उसे अच्छा भी लगा, उसने कहा कि मैं मतलब एक गुड कर्मा किया, एक बड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ। जो दूसरा भाई था जिसने नहीं किया, उसे कुछ दिन बाद मान लीजिए इमेजिन करो उसकी बाइक एक्सीडेंट में गिर जाता है, चोट लगती है और खून निकलता है और 4-5 लोगों को गालियां निकालता है और कहता है मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये दो एक कहानियां अलग अलग है दो भाइयों की। मंगल लड़ाई का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है, चोट का कारक है, खून का कारक है। उसने रक्तदान जिसने दिया उसका भी मंगल ऑपरेट हो गया दान करके, और जिसका चोट लगा जो प्रकृति प्रदत्ति हो गया, तो मंगल दोनों की हुआ। जैसे मैंने कहा चंद्रमा में कुछ डिग्री का अंतर आता है तो दिनों में अंतर आ जाता है, तो घटना सेम डे नहीं हुई, कुछ दिनों के अंतराल में हो गई, पर दोनों के मंगल काम कर गया। एक ने दान दे दिया रक्त का और एक के चोट लग गई। तो इस प्रकार से हमारे निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। सही निर्णय लेकर अगर हमें कुंडली का ज्ञान है तो अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो मंगल ने तो काम करना था, दोनों की कुंडली में करना था। तो इससे आपने जो ट्विंस की बात की वो भी थोड़ा बहुत समझ में आती है। और हमारे पे जैसे कच्छुओं की बात की तो हमारे पे ये तो मैंने एक प्रभाव बताया कि कच्छुओं पे कुछ सेंस होता होगा चंद्रमा का, पेड़ों पे सूर्य का सेंस होता होगा, नहीं तो ये ट्री रिंग्स ना बने। तो कुल मिलाकर बातें ऐसी अनेक बातें हैं, मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक इन ग्रहों के प्रभावों पे बता सकता हूँ, है ना। जब जब ग्रहों में चेंज होते हैं, मंगल केतु साथ आए तो जैसे मतलब हवाई दुर्घटना से लेकर कई जगह आगजनी की घटना हुई, कहीं सिलेंडर फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो जो आसमान में ग्रहों का है हमारे इस नश्वर चीजों पे, सब चीज नश्वर ही है परंतु जीवित और दूसरी जो निर्जीव चीजें सब पर असर पड़ता है ग्रहों का। तो इसलिए सारा खेल ग्रहों का ही है और वो हमारे जीवन पे अलग अलग असर डालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपके अनुसार ये रमल ज्योतिष किसी जो भी ज्योतिषी होते किसी व्यक्ति के जीवन में वो मार्गदर्शन के लिए सही होते हैं या फिर कुछ निर्णय लेने के लिए, कि उस पर पूरे डिपेंड हो जाए हम लोग, या फिर उससे मार्गदर्शक ले सकते हैं? मार्गदर्शन इसलिए कि निर्णय इंसान खुद ही लेता है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं विवाह के मिलान की बात कर रहे होते हैं, मैंने साफ कहता हूँ ये नहीं टिकेगा, नहीं है, फिर भी वो करते हैं। उसके बाद दुर्घटनाएं भी होती हैं, सब कुछ होता है, पर कुल मिला के बात है कि निर्णय इंसान अपना खुद का लेता है। तो मेरे सालों के अनुभव से मैंने देखा कि कई बार लोग सिर्फ मोहर लगवाने आते हैं और शायद प्रेशर भी डालते हैं कि आप इस चीज़ पे हाँ कर दो ज्योतिषी को। ये मेरे साथ रोज घटता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में, हम किसी के कर्म नहीं बदल सकते, हम किसी का भाग्य चेंज नहीं कर सकते, उसको उसके मार्गदर्शन दे सकते कि उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जीपीएस सिस्टम में जाना तो आप ही को है ना, वो तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है। तो हम लोग सही रास्ता दिखाते हैं और उसमें कैसे निकलना है, कैसे संभलना है वो भी बताते हैं, पर फाइनल निर्णय तो इंसान का ही होता है। और उसमें भी कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होता। तो हमारे क्या कर्म के 3 पार्ट हैं,
3 में से 2 समझा देता हूँ, तीसरा पता नहीं यहाँ पर ठीक रहेगा नहीं, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पार्ट है असेंशियल, दूसरा है सेमी असेंशियल। असेंशियल में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मृत्यु है, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं। कई बार हमें लगता है कि व्यक्ति मृत्यु के मुख से बाहर भी आ गया है ना, हमारा प्रयास सफल हो गया, पर हमें नहीं पता कि उसका वो असली क्षण कब आएगा, जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष में मार्केश होता है, हम लोग आगाह कर देते हैं मार्गदर्शक के रूप में कि ये समय रिस्की है, बी केयरफुल, इसमें कुछ हो सकता है। तो ये मार्गदर्शन हुआ। फिर आप उसके बाद रेस ड्राइव करो, पानी में कूदो, कुछ भी करो, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से मार्गदर्शक हैं और हम लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं। उस पर फिर इंसान का क्या निर्णय होता है। तो असेंशियल में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो जन्म मरण परण विधि हार जिसे बोलते हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं सेमी असेंशियल, जिनको कर्मों के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि तुम एक काम करो, ऐसे ऐसा कर लो, चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं कर रहे, ग्रहों के अनुकूल ही कर रहे हैं व्यक्ति को। तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मतलब ज्योतिष के साइंस से अलग है। वो कोई लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है, जो मेरे जीवन की घटनाओं में 2-3 ऐसे केस आए, ज़्यादा नहीं। उसे बोलते हैं नॉन असेंशियल, असेंशियल, सेमी असेंशियल, नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल में कभी कभी अच्छी कुंडली होकर भी उसकी वो ज़िंदगी खराब जी रहा होता है, कोई बद्दुआ होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसे मैंने लाइफ के अंदर कुछ केस देखे, दुआ और बद्दुआ से कई बार इंसान का भाग्य में बदलाव आता है, पर वो वेरी रेयर होता है ना, रेयर होता है। तो उसमें जैसे कई बार माँ का आशीर्वाद बच्चे को बचा लेता है, कई बार कई ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ तो बहुत डिटेल में मतलब मेरे पास है जीवन की, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर बहुत ही सत्य घटना ऐसी हैं जिसमें वो कभी कभी हमारी सोच से बाहर होता है। क्योंकि ये जो सृष्टि है वो उसके बहुत छुपे रहस्य हैं। ये जो परमात्मा की कई बार भक्ति जो है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ सुना है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, तो उनकी दोनों किडनियाँ का जो है वो सही नहीं है, और वो उसके हिसाब से उनको इतना समय तक तो रहना ही नहीं चाहिए। पर वो कुंडली तो मैंने नहीं देखी, पर हो सकता है उनकी कुंडली में भी जीवन हो, पर कुछ हो, परंतु एक चमत्कार के रूप में लोग उनको देखते हैं। तो फिर वो जो उनका अंतिम समय आएगा, वो तो कभी आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये तो जीवन का एक सत्य है। पर कई चीज़ें कई बार हमारे मतलब हो सकता है कि मतलब ईश्वर की कृपा से उनको अभी और काम करना है, लोगों को जगाना होगा, कुछ करना होगा। तो ये बातें कभी कभी नॉन असेंशियल में आती है। पर क्योंकि मैं उनकी कुंडली नहीं जानता तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता। पर कुंडली से अलग हटकर कभी कभी कुछ घटनाएं घटती हैं, पर उसके पीछे निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा श्राप या बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो जाती है कभी कभार। से आपकी बातें सुन के एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि क्या पिछले जन्म की भी जो चीजें होती है उनका असर पड़ता है इस पर? हम ये तो पूरा हम पिछले जन्म को ही मानते हैं, उसके बिना तो ज्योतिष चलता ही नहीं है। ज्योतिष में एक मजेदार बात यह है कि हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं, और करोड़ों जन्मों के कुछ जन्मों की गणित को इस जन्म में हमें मतलब पूरा करना है। उसमें डेबिट क्रेडिट्स हैं, तो भाग्य अभाग्य दोनों बातें हैं। तो उनको हम लोग जी रहे होते हैं, वही कुंडली है। कुंडली का मतलब हमारा पुराना ही बैंक बैलेंस होता है, अच्छा बुरा, या तो लोन चुकाना होता है, या हमारा कुछ फिक्स एसेट्स होते हैं, तो या हमारा एफडीज होती हैं, उनको उनकी मैच्योरिटी का समय होता है। तो ये जो पूरा कुंडली है वो पिछले जन्मों का हिसाब है। ना तो माता पिता अनायास होते हैं, ना पति पत्नी अनायास होते हैं, ना संतान अनायास होती है, ना दोस्त अनायास होते हैं। सबका जन्म पिछले जन्मों से कुछ लेन देन होता है। उन्हीं लोगों से हम लोग बार बार जुड़ते हैं, और ग्रुप ऑफ सोल्स एक साथ ट्रैवल करती है, और हम अपना लेन देन जारी रखते हैं। जब कभी कभी कोई व्यक्ति एक ईश्वर की कृपा से उसको सद्बुद्धि मिलती है, तो मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे अपने कर्मों को नष्ट करता है। पर सारा खेल पिछले जन्मों का, ज्योतिष का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है पिछले जन्मों का। तो हम अनायास नहीं है, पिछले जन्मों की वजह से ही ये कुंडली है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, इसे अंधविश्वास कह देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखो, ये लाइट जल रही है, आंख बंद कर लो तो आपको लाइट दिखेगी नहीं। कहो सबको देयर इज नो लाइट, आंख बंद कर लो देयर इज नो लाइट, आंख खोलोगे तो दिखेगा। तो मैं कह रहा हूँ संसार में कोई भी चीज विज्ञान हो जिसको अंधविश्वास कहते हो, क्या करते हो, उससे गुजरे बिना नहीं हो सकता। जब आप रोज गुजरोगे, कारण बताता हूँ, जब एक बच्चा पैदा ही हुआ,
एक बच्चा पैदा होता, पुराने जमाने में क्या होता था, या तो हाथ का टेवा बनता था, हाथ से पंडित जी पूरा एक कागज पे बना देते थे, गणित करते थे। जो धनिक वर्ग होता था उनका टेवा बड़ा होता था, पूरा रोल बनता था लंबा, उसमें दशा अंतदशा बनती थी। आजकल कंप्यूटर से सेकंड से बन जाती है, इतनी मेहनत नहीं होती। तो एक फिर बाद में एक बुकलेट आ गई, बुकलेट में वो सिर्फ खाली स्थानों को भर देते थे कि ये इस घटीपल के अंदर ये कुंडली के ये विभाग है। लास्ट के पेजेस पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन लिखते थे उसके बारे में, तो उसमें लिखते थे इस चीज़ से भय, जल से भय, अग्नि से भय, या हम उसके अंतिम फेज में उसके जीवन की उन प्रॉब्लम्स को या उसके फायदे के एक शॉर्ट नोट पंडित जी डाल देते थे। अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसको भी पूरा जीवन जीना है और वो शॉर्ट नोट्स पहले से हैं। तो मेरे पास अनेकों लोग आते हैं और मतलब कोई मान लीजिए 70 ईयर ओल्ड पर्सन है और बता रहा है कि देखो मेरे को ये बोला था, मेरे मतलब भाई की कुंडली में जल से बहता और वो मतलब पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। तो ये बातें अगर जब पैदा होते ही लिख दी गई हैं और समय के साथ वो वैसी की वैसी घट रही हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? अंधविश्वास। तो यही कह सकते हैं कि आप या तो विज्ञान से आंखें बंद कर लो या खुद उसको जानो। हाँ, ये है कि अच्छा एक बार बताओ, जो आपके हार्ट सर्जरी कर रहे हैं या आपके आंखों की सर्जरी कर रहे हैं, कान मतलब शरीर की सर्जरी कर रहे हैं, क्या हम तो नहीं मानते अंधविश्वास है, इसको बोलते अंधविश्वास है। जब आपके मान लीजिए गाल ब्लेडर में पथरी है, वो निकलेगा ही निकलेगा, आपको कष्ट हो रहा है, जिस दिन सर्जरी होगी वो निकल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरी वो समस्या समाप्त हो गई, तभी आप कहोगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप उसे गुजरोगे नहीं, हाँ इसके लिए आपको सर्जरी सीखने की जरूरत नहीं है ना, पर हाँ अगर आप ज्योतिष सीख लेते हो तो मेरे यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, सीखो उसको, अपने घर में लोगों के देखो, अप्लाई करो, समझ में आएगा कितना बड़ा विज्ञान है। तो ना मानने से तो आप कुछ भी कह दो कि नहीं मैं नहीं मानता ये सर्जन सर्जरी कर सकता है, मैं नहीं मानता ये लाइट है, मैं नहीं मानता ये बादल है, तो वो तो एक हट धर्मता कहीं भी दिखा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक उसको जानोगे नहीं तब तक मतलब मैं तो कहता हूँ मानना भी नहीं चाहिए, जानने के बाद ही मानना चाहिए। हमें डॉक्टर की सत्ता पे तब भान होता है जब हजारों लोग ठीक हो रहे होते हैं, ज्योतिषी की बातें जब हजारों लोगों पे सही जा रही होती है तभी हम उसको मानेंगे। तो उसके साथ समय, उस विज्ञान के साथ समय बिताना होता है, तभी आपको पता लगता है कि वो सत्य है या असत्य है। पर बिना जाने आंखें बंद करके बोल दो, उसका कोई मीनिंगलेस है। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर रही थी, तब मैंने ये कहीं पर पढ़ा कि आपने मतलब ये भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी सत्ता में आएंगे, और दोबारा जब जब हो रहे थे इलेक्शन दूसरे, तो उसमें भी आपने ये प्रेडिक्शन की थी। तो ऐसी और भी कुछ घटनाएं आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो नेशनल लेवल पे, क्योंकि आपने कहा कि ये व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा किया जाता है, और नेशनल तौर पे आपके ऐसी कौन सी चीज़ें? देखो 2014 में एक टीवी डिबेट में मैं था, समाचार प्लस चैनल था, और मैं घर से थोड़ी मेहनत करके गया था, गणित करके गया था। तो उसमें एक मतलब बड़ा ही, उस समय कोई नहीं जानता था क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ऐसी स्थिति थी। तो मेरे साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे, मैं भी बैठा था उस चैनल पे, मंच पे, मेरी पत्नी भी ज्योतिषी है, वो भी बैठी थी। तो उन्होंने अपनी विद्या से गणित की थी, मैंने मेरे प्रश्न शास्त्र से गणित किया था, और मैंने उस प्रश्न शास्त्र में ये निकाला था कि क्या मतलब अलग अलग पार्टियों का एनालिसिस किया था, क्या 200 से कम सीटें आएंगी, क्या मतलब 100 से कम आएंगी या इससे ज्यादा आएंगी, ऐसे प्रश्न बनाए थे मैंने, और हर प्रश्न पर मैंने उत्तर देखना चाहा। तो उस हिसाब से बीजेपी अपने बलबूते पे सत्ता बना रही थी, जो उत्तर आया। तो दूसरा उत्तर ये आया कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसमें उत्तर आया निश्चित बनेंगे। तो मेरे कागज में लिखे हुए थे वो सारी चीजें, तो मैंने सब कुछ लिखा। पर ठीक है, अपने कई बार विश्वास होता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। तो मैं वहाँ बैठा था, तो मेरे साथ जो वरिष्ठ न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत स्ट्रोंगली कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये और इस तरह की उन्होंने भविष्यवाणी मेरे सामने की, और अगले दिन रिजल्ट आना था। रिजल्ट से एक दिन पहले का वो टेलीकास्ट था कि ज्योतिषियों के व्यू जान लें चैनल के द्वारा, और मैं उस मंच पे जो मैं लेकर आया था अपने कैलकुलेशन करके, तो मैंने कहा कि एनडीए छोड़ो, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बन रही है। अब मुझे इसलिए याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक फिगर से ऊपर की बताई थी, जो मैंने अपने पासों के द्वारा प्रश्न, जैसे आपने प्रश्न मेरे लिए निकाल के रखे, हमारे यहाँ क्योंकि प्रश्न शास्त्र है रमन, तो मैंने भी प्रश्न बनाए और हर प्रश्न पर मैंने पासे डाले, हर एक का उत्तर लिखा। तो मैंने संख्या बता दी कि इससे ऊपर गारंटी से आएंगे।
तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि हम जब कैमरे के सामने बैठे होते हैं तो उसके बगल में एक टीवी भी होता है जो साइलेंट होता है, उस पर चल रहा होता है। तो उन्होंने तुरंत नीचे पट्टी चला दी कि ज्योतिषियों के आधार पर मतलब जैसे मान लीजिए 200-300 से ऊपर जाएगी या 270, जो भी ध्यान नहीं है, तो वो चलने लग गई कि मतलब बीजेपी अपने बलबूते पे। तो एनडीए का मतलब सबका टोटल और बीजेपी का अपना। तो मैंने कहा बीजेपी अपने बलबूते पे बना रही है, नरेंद्र मोदी निश्चित प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे साथ के ज्योतिषी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। मेरी पत्नी अपनी टैरो से उत्तर दे रही थी, जो मेरे हम दोनों सेम उत्तर में थे। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से कभी वो नहीं करते, शेयर नहीं करते, हम लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो कोई शेयरिंग नहीं होती। तो मुझे भी नहीं पता था कि उनके आंसर्स क्या छुपे हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट उत्तर देती है। मैं गणित करके गया था, इंस्टेंट उत्तर में उन्होंने तो तीनों से अलग अलग तरीके से पूछे जा रहा था, तो उसमें तीनों ने अपने अपने उत्तर दिए। तो कुल मिला के क्या होता है कि जब आप अपनी विद्या को अच्छे से जानते हो तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं पास वाले से इन्फ्लुएंस होता, अगर इसका सही चला गया तो मेरा क्या होगा, नहीं, मेरे को जो मेरे विज्ञान ने उत्तर दिया मैंने वो दिया। तो ऐसे ही कोविड के अंदर मेरे साथ एक घटना घटी, आपको बताता हूँ। कोविड आया, उसके बाद हम सब लोग फंस गए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको उत्तर कैसे देना है। मैं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, इसमें रमल की बात नहीं कर रहा। तो मैंने बहुत सारे ज्योतिषी अलग अलग बातें कर रहे थे। मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं पढ़ाता आ रहा हूँ 98 से, मेरे स्टूडेंट्स के फ़ोन, फिर मेरे को ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के फ़ोन आए जो मेरे टच में भी नहीं थे। उनका मेरा नंबर था कि आप तो ज्योतिषी हो, आप बताओ कि ये मतलब कोविड कब खत्म होगा। तो हमने सोचा 2019 में दिसंबर में एक ग्रहण पड़ा था, और उसके बाद धीरे धीरे बातें आने लगी चाइना से, इधर उधर से। और अगले साल 2020 में, मतलब दिसंबर के एंड के 2020 में मार्च के अंदर हमारे यहाँ मिड मार्च 20, 22, 23 या मार्च को करीब, मेरे को ध्यान नहीं, लॉकडाउन लग गया था। तो कुल मिला के मुझे लगा कि वही पिन पॉइंट है जहाँ से शुरू हुआ था। तो उसमें राहु केतु को हम विशेष रूप से देखते हैं। तो ग्रहण क्योंकि राहु केतु सूर्य चंद्रमा के कारण से बनते हैं, तो राहु केतु क्योंकि एक मेजर प्लेनेट है, तो मुझे लगा कि अगर ये नक्षत्र चेंज कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक जनरल मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, और उसकी जो अगली नक्षत्र की तिथि थी जो बिल्कुल ज़्यादा जल्दी आ रही थी, मैंने कहा कि इसमें कोविड चले जाएगा, नहीं गया। हाँ, नहीं गया, सीधी सी बात है। बाकी ज्योतिषी भी क्या ऊट पटांग लगा रहे थे और सब लोग कोविड को भगाने में लगे हुए थे। अब मुझे लगा कि नहीं, कोई बड़ा नियम होगा, इस पे मैं मेहनत करूँ। तो मेहनत करने से ये साइंस कैसे, इसलिए आज आपको बता रहा हूँ, हम अपूर्ण है, ज्योतिष पूर्ण है। तो मैंने सोचा कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है, क्योंकि ये महामारी है। क्योंकि हमारे जीवन काल में तो आई नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे प्लेग फैला था, हम तो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो हमारे जीवन का, आज मैं 53 ईयर ओल्ड हूँ, 53 साल का हूँ, तो हमारे जीवन काल में ऐसा संकट नहीं देखा था, इतना बड़ा महामारी का। तो मैंने बहुत मेहनत की। तो मैंने देखा कि गुरु धनु राशि में था, अपनी राशि में था, और उसके बाद संकट आया। तो नक्षत्र कौन सा था, वो केतु के नक्षत्र में था। उसकी देवी कौन थी, ये मतलब धूमावती थी। मैंने कहा ये तो मतलब विध्वंस की देवी है। ऐसे करते करते मैं नक्षत्र और नक्षत्र के देवी देवताओं पे जाने लगा, मतलब जो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी। और फिर बृहस्पति मकर राशि में आ गया, नीच का बृहस्पति हो गया। उस समय किसान आंदोलन हुआ और कोविड साथ साथ चल रहा था। और नीच के बृहस्पति, मतलब बृहस्पति को लॉ बोला है, मतलब बृहस्पति का मतलब वो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और वो बताते हैं क्या नीति है, सही क्या है और गलत क्या है, लॉ है ना। और शनि है, कर्मों का दंड है, परंतु शनि साथ में मतलब हम कहते हैं कि सेवक है, मतलब वो किसान भी हो सकता है और मजदूर भी हो सकता है। तो मकर राशि में शनि और गुरु, मतलब लॉ तो नीच का हो गया, मतलब जो नियम बनाया, कानून बनाया, वो तो दब गया, नीच का हो गया। और जो क्योंकि शनि की अपनी राशि थी वो मजबूत हो गया, चाहे वो किसान हो या कुछ हो। तो वो 1 साल चला। 1 साल बाद जैसे ही बृहस्पति ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, पूरे 1 साल बाद किसान आंदोलन बंद हो गया। मोदी जी ने घोषणा की, हमने कानून रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इसको अब मतलब इसको खत्म करो, और वो खत्म हो गया। अब ये देखो कि मोदी जी ने जब ये निर्णय लिया, उनको तो पता नहीं था कि गुरु बदल रहा है, कि मतलब वो तो एक साधारण व्यक्ति के तौर पे कि 1 साल हो गया, इतनी समस्या आ रही हैं, जीवन मतलब रुक रहा है, देश रुक रहा है, जो भी उन्होंने अपने सोच की होगी, गणित की होगी, और उसमें लगा हो कि देश हित में नहीं चल रहा, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया, वो निर्णय तब लिया जब बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में आया। अभी मेरे हाथ में पंचांग, तो मैं डेट्स भी बता देता आपको।
तो मैंने बहुत पहले फिर मैंने घोषणा कर दी थी और वो डेट दी थी कि कोविड कब जाएगा। तो मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने पूछा कि कोविड ये मतलब, तो कहते हैं कि देखो कोई बीमारी कभी नहीं जाती जी। जैसे आज टाइफाइड है, टाइफाइड में भी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, उसके बगल में कोई बैठता है तो वो संक्रामक है, उसको टाइफाइड हो सकता है ना, पर टाइफाइड का भय नहीं है क्योंकि उसका इलाज संभव है। तो कोविड का भय खत्म होगा, कोविड खत्म नहीं होगा, ये मेरे डॉक्टर साहब ने बताया। मैंने कहा अच्छी बात है, तो मैंने उसी रूपरेखा पे करे तो कोविड का भय कब समाप्त होगा। तो आप ये देखो कि स्लो मूविंग प्लेनेट कौन से हैं, 3 है। राहु केतु 1.5 साल एक राशि में लगाते हैं, शनि 2.5 साल लगाता है, गुरु 1 साल लगाता है। और जो आशीर्वाद देने वाला प्लेनेट है, ईश्वरीय आशीर्वाद, वो गुरु से हो सकता है। तो गुरु हमें बचा सकता है। गुरु 1 साल नीच का रहा, जो मैंने किसानों ने बताया। गुरु कुंभ राशि में गया और कुंभ राशि के जो नक्षत्रों में एक नक्षत्र ऐसा है, उसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। तो मुझे और उसके देवता वरुण देवता, जो हर चीज को, वरुण जल के देवता, आपको पता होगा, तो वो चीजों को नॉर्मलाइज कर देते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर बात है कि वरुण देवता का आशीर्वाद। दूसरा शतभिषा नक्षत्र का मतलब 100 औषधि की शक्ति, मतलब शत मतलब 100, भिषा कुछ लोग डॉक्टर बताते हैं, कुछ लोग औषधि बताते हैं, 100 डॉक्टर या 100 औषधि की शक्ति। तो मैंने कहा बृहस्पति इस नक्षत्र पे 12 साल में एक बार आता है, मतलब बृहस्पति एक साल एक राशि में बिताता है, तो जब उस पॉइंट पे आएगा तो 12 से 13 साल लगेंगे। और बृहस्पति अभी नीच से निकल कर आया, कुंभ में आया, मैंने उस डेट को पकड़ लिया और मैंने कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि इस डेट के बाद खत्म हो जाएगा। और मैंने फिर जब बहुत जगह बता चुका था और उस समय बहुत आगे निकल गया था, तो और लोग सेकंड वेव में लोग मर रहे थे, फिर मेरा मन किया कि इसको बिल्कुल रजिस्टर ही कर देता हूँ, कम से कम मैंने कहा है। तो मैंने अपना एक घर पे वीडियो बनाया, हालांकि उसके 6-8 महीने पहले मैं उसकी घोषणा कर चुका था, फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया, अपने चैनल रहस्य धारा पे डाला उसे कि इस तारीख को लोगों का भय खत्म हो जाए, ये कोविड समाप्त हो जाएगा। अब क्या हुआ कि वो डेट आने वाली थी पर कोविड खत्म नहीं हो रहा था, लोग मर रहे थे और मेरा तनाव बढ़ता रहा था और मुझे लगा ये मेरा गलत जाएगा। पर ईश्वर ने लाज भी रखी और मेरी गणित भी सफल हुई कि उसके बाद आज तक टिल डेट तक जब हम बैठे हैं बात करें, इतनी खबरें आई हैं कि कोविड की 4थी फॉर्म, 3री फॉर्म, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ खबरें ही आई। जन सामान्य उसके कुछ समय पहले तक तो बिल्कुल पीक पे था, जैसे होता है ना, पीक को पकड़ा और फिर शांति हो गया, बातें खत्म हो गई और उसका डर समाप्त हो गया। आज तक डर समाप्त है, सिर्फ खबरों में ही रही डर, है ना, खबरों में रहा, पर जनमानस से उसका समाप्त हो गया। चमत्कारी रूप से वो तारीख बिल्कुल सत्य साबित हुई। तो ज्योतिष में अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, ज्योतिष का अध्ययन नहीं करोगे, तो ज्योतिष फिर आपको अंधविश्वास ही लगेगा। तो एक कोविड की भविष्यवाणी ईश्वर कृपा से सत्य साबित हुई, वो वीडियो है। और जो डेट बताई है उससे बहुत पहले का वीडियो है। तो यूट्यूब तो सब कुछ नियम से ही है, उसमें तो आप हेराफेरी कर नहीं सकते। डेट किस डेट को प्रसारित किया आपने, उसकी डेट उसके साथ ही होती है, तो आप लोग देख सकते हो। हाँ, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी उसकी कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। हाँ, उसमें तो इसलिए, हाँ, उसमें डेट की रिकॉर्डिंग नहीं है, पर एक रिकॉर्डिंग है। एक प्रोग्राम हुआ था, उसके अंतर्गत 4-5 ज्योतिषों का पैनल मैंने बोला था, उसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं डाल रखी है मैंने। उसमें बस डेट नहीं थी, मैंने कहा जिस दिन बृहस्पति शतभिषा में आएगा ये ठीक हो जाएगा। तो लॉजिक मैंने पहले एक जगह बोल दिया था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे मैंने ऑनलाइन बोला था। फिर मुझे लगा कि जो इसका सबूत क्या, लोग कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाया। उस वीडियो पे मुझे भी अंत तक, जब तक मैं उस वीडियो से, उस डेट से थ्रू नहीं हो गए, तब तक मुझे चिंता ही रही कि मेरा गलत जाएगा। पर ईश्वर ने लाज रखी। तो साइंस है, साइंस को समझना जरूरी है। एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा ये होगा कि जो भी छात्र या जो भी लोग हैं वो रमल विद्या पढ़ना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कैसे करें? मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूँ और रमल ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन 7 दिन में रोज के 2 घंटे का अभ्यास होता है। मैं रमल के वो स्पेशल मुहूर्त में बने पास है, रमल के कुछ मैंने सरल चार्ट बना रखे हैं। रमल पे मेरी किताबें, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में। तो रमल के पास है, रमल के कार्ड्स, रमल के चार्ट, रमल की किताबें, ये मैं कोरियर से भिजवाता हूँ और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और अब मैंने पूरा डिजिटल कोर्स भी तैयार कर लिया। अब फ्यूचर में तो लोग लॉगिन करके भी मेरा कोर्स सीख सकेंगे और बहुत सरल है और लोगों के प्रश्नों के सारे उत्तर देता हूँ। यहाँ तो मैंने बहुत कम बोला है, इसके विज्ञान पे मेरा 2-2.5 घंटे का एक वीडियो है कि ये काम कैसे करता है विज्ञान।
जो आपने पूछा उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे हम एक भविष्य को देख पाने में सक्षम होते हैं। तो ये मैंने भगवत गीता का भी उसमें एग्जाम्पल दिया है, सब प्रकार के एग्जाम्पल दिए। तो ये मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ और आज तो मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं आगे। हेलो, इसका मतलब व्यापक प्रचार हो रहा है। तो ये सिंपल है, आप लोग आचार्य अनुपम जोली सर्च करेंगे तो आप मेरे तक पहुंच सकते हो। मेरी वेबसाइट, 2 वेबसाइट है, ramalastrology.com, एक astrologyrace.com। इसके द्वारा भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे फ़ोन के द्वारा जुड़ सकते हो। पर आप निश्चिंत रहें, रमल जो मैं पढ़ाऊँगा बहुत सरल होगा और आप कोर्स के दौरान सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।